नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को सीधा झटका दिया और ये कहा है कि प्रशांत के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, यानी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के, उनमें कार्रवाई होगी और बहस भी होगी। इस मामले को इतनी जल्दी नहीं निपटाया जाएगा। दरअसल प्रशांत भूषण की तरफ से वकील दुष्यंत दुबे ने ये मांग की थी कि चूंकि प्रशांत भूषण ने जो कुछ कहा है वो संस्था के अपमान की बात नहीं है, उन्होंने केवल प्रशासनिक और व्यक्तिगत तौर पर जजों की योग्यता को लेकर सवाल उठाए थे, इसलिए इसको कोर्ट की अवमानना न माना जाए और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत ही है, इसलिए उसको स्वस्थ आलोचना के तौर पर लिया जाना चाहिए, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी कि जो एक पीठ थी, खंडपीठ थी, जिसकी अगुवाई जस्टिस अरुण मिश्रा कर रहे थे और इस खंडपीठ में BR गवई के अलावा जस्टिस कृष्ण मुरारी भी शामिल हैं। दरअसल जो मामला है, ये एक मामला इसमें 11 साल पुराना है और एक मामला 2 महीने पुराना है। 11 साल पुराना मामला ये है कि तरुण तेजपाल को एक इंटरव्यू दिया था प्रशांत भूषण ने, जिसमें ये कहा था कि अब तक जो 16 पूर्व मुख्य न्यायाधीश हुए हैं उनमें से आधे से ज़्यादा भ्रष्ट रहे हैं। यानी इसका मतलब ये था कि उस समय तक, जब 11 साल पहले ये इंटरव्यू दिया गया था, तो प्रशांत भूषण ने ये दावा किया था कि 16 में से 8 मुख्य न्यायाधीश भारत के, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, करप्ट रहे हैं, भ्रष्ट रहे हैं। ऐसी बात कही थी प्रशांत भूषण ने, जिसको लेकर कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया था और उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला शुरू किया था, जिसको लेकर पहले तरुण तेजपाल ने माफ़ी मांग ली थी और बाद में प्रशांत भूषण ने भी इस पर खेद जताया था, लेकिन लिखित में माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था। इसको लेकर सुनवाई पहले भी हुई थी। और दूसरा जो मामला है वो पिछले जून का है, जब प्रशांत भूषण ने 2 ट्वीट किए थे मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े के खिलाफ और उनका अपमान करने की कोशिश की थी। तो इसको लेकर भी कोर्ट ने सुमोटो लिया और इन दोनों केस को मिलाकर पिछले 5 तारीख को भी इसकी सुनवाई हुई थी और उसमें उन्होंने इस मामले को सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद ये स्पष्ट हो गया था कि अब इस मामले में आगे कार्रवाई होगी। और दुष्यंत दुबे ने तमाम दलीलें तब भी दी थी और ये कहा था कि प्रशांत भूषण ने जो कहा है व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत आचरण को लेकर कहा है, किसी तरीके की कोई वैसी टिप्पणी नहीं की है। दरअसल प्रशांत भूषण हो या इनके पिता शांति भूषण हो, ये अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। शांति भूषण ने भी एक बार कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हमारे बेटे की अच्छी खासी सेटिंग है और उसकी वजह से वो किसी भी मामले में अपने पक्ष में फैसला करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, यहाँ के जो जज हैं ज़्यादातर भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, ऐसा शांति भूषण ने भी कहा था, जो भारत के पूर्व कानून मंत्री रह चुके हैं। दूसरी तरफ प्रशांत भूषण को इस तरीके के बयान देने के लिए जाना जाता है। एक बार कश्मीर को लेकर प्रशांत भूषण ने, जब वो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन यानी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य हुआ करते थे हमारे साथ में, तब इन्होंने एक बयान दिया था और ये कह दिया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए और वहाँ पर रेफरेंडम कराए जाने की ज़रूरत है। यानी अगर प्रशांत का बस चलता तो शायद ये जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को भी देने से पीछे नहीं हटते। और प्रशांत के ऐसे ही भाषणों की वजह से एक बार इनके साथ में कुछ युवाओं ने हाथापाई की थी और इसमें रविंदर नाम के एक युवा ने तो प्रशांत को गिराकर भी पीटा था। बाद में जब प्रशांत के साथी और उनके जो असिस्टेंट आ गए थे, उनके जो नीचे काम करने वाले वकील आ गए थे, जूनियर्स आ गए थे, तो इन्होंने उस लड़के की भी पिटाई की थी और उसमें भी प्रशांत भूषण खूब ज़्यादा हिंसक होते हुए दिखाई दिए गए थे। जिसके बाद आम आदमी पार्टी बाद में बनी थी, तब अरविंद केजरीवाल के साथ भी रहे, तब भी इन्होंने बहुत सारे इसी तरीके के बयान दिए थे। बाद में इनकी खटपट हुई, अरविंद केजरीवाल ने इनको कमीना तक कह दिया और उसके बाद ये अलग हो गए थे। कहा तो ये भी जाता है, हम चूँकि इनके साथ रहे तो हमें भी पता है कि जो भी चंदा अरविंद केजरीवाल के पास आया करता था उसको प्रशांत के पास ही अरविंद केजरीवाल रखा करता था। तो इस तरीके का प्रशांत का पुराना इतिहास रहा है और सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी संस्था हो, ये उसके खिलाफ इसी तरह से बोलते रहते हैं। ये अलगाववाद और वामपंथ में विश्वास करते हैं। इनका नज़रिया ये है, कॉमन कॉज नाम की एक संस्था ये चलाया करते थे जो कि विदेशी फंडिंग से चलती थी, उसको फोर्ड फाउंडेशन से भी पैसा मिला करता और भी तमाम ऐसे ही संगठनों से ये पैसा लिया करते थे। और
वामपंथी गुटों के साथ में, अरबल नक्सलियों के साथ में इनका जो रिश्ता रहा है वो इस बात का प्रतीक है कि इनकी कितनी आस्था संविधान के प्रति है या संवैधानिक मामलों के प्रति है। ये एक एजेंडा चलाने वालों के साथ रहते हैं, चाहे जेएनयू का मामला हो। जेएनयू जैसे मामलों में ये हमेशा कूदते खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें कन्हैया कुमार का भारत के खिलाफ नारे लगाना कुछ भी गलत नहीं है, ये ऐसा मानकर चलते हैं। उसी तरीके से जो देशद्रोह के आरोपों में जितने लोग फंसते हैं, या इस तरीके से अफजल का मामला हो या दूसरे आतंकवादियों का मामला हो, उन सभी के लिए ये याचिकाएं लगाने में पीछे नहीं रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो रात को 2 बजे खुला था तो उसको खुलवाने में प्रशांत भूषण का बड़ा हाथ था, और उस आतंकवादी की फांसी को रुकवाने के लिए इन्होंने अंतिम सांस तक कोशिश की थी। यानी इस तरीके के मामलों में प्रशांत भूषण का कोई सानी नहीं है, और यही वजह है कि प्रशांत भूषण के साथ में या इनका प्रचार करते हुए, इनका बचाव करते हुए आपको रवीश कुमार, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई या अरविंद केजरीवाल जो पहले करते थे, ऐसे लोग दिखाई देंगे। बाद में इन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी योगेंद्र यादव के साथ में, और उस पार्टी का भी पूरी तरीके से मटिया मेट हो गया। कुछ भी उस पार्टी का नाम लेवा पानी देवा कोई नहीं बचा। चुनाव लड़ने से भी ये डरते रहे, लेकिन अब भी ये अपनी इसी तरीके की बातों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहने की कोशिश करते हैं। आजकल इनकी वकालत भी बहुत ज़्यादा नहीं चलती है, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि इनकी जो सोच है उसके हिसाब से अब कम ही लोग इनकी सेवाएं लेते हैं। लेकिन जिस तरीके की दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने आज प्रशांत के वकील ने दी, और उससे पहले प्रशांत ने माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन लिखित में माफ़ी मांगने से मना कर दिया था। यानी कि प्रशांत भूषण अपनी गलती को स्वीकार तो रहे हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि रिकॉर्ड में ये गलती न स्वीकारी जाए। इस तरीके की बातें प्रशांत भूषण को एक विवादास्पद व्यक्ति के तौर पर पेश करती है। जिस तरीके से तमाम जो इनके पुराने कारनामे रहे हैं उसको लेकर भी लोग इनसे बहुत ज़्यादा परिचित हैं, और इनकी महत्वाकांक्षा तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उन महत्वाकांक्षाओं का कुछ हुआ नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ इनकी ज़्यादा चली नहीं, और इनकी खुद की बनाई हुई पार्टी कहीं भी वजूद में दिखती नहीं है। तो ऐसे हैं प्रशांत भूषण, जो पहले PIL लगाने का काम किया करते थे, और तमाम प्रोजेक्ट्स को भी इन्होंने रुकवाने का काम किया था, लेकिन बाद में जब इनके संबंध नक्सलियों के साथ में और अर्बन नक्सलियों के साथ में सामने आने लगे, उसके बाद लोग इनसे कतराने लगे। वैसे ये हमारे साथी रहे इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने पक्ष लिया था अरविंद केजरीवाल का और उसके काले कारनामों पर पर्दे डालने का कोशिश की थी, उसके बाद हमारे भी इनसे संबंध छूट गया। तो सीधी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 17 तारीख को अगली सुनवाई होगी और फिर इस मामले को सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में जांच करेगा कि अगर अवमानना की कोशिश हुई है तो उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण के खिलाफ कार्रवाई भी करेगा, उनको सजा भी देगा, क्योंकि ऐसा करना जरूरी है। प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील होने के नाते जिस तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाते हुए इस तरीके की टिप्पणियां करते रहे हैं, उससे अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो इनका हौसला और ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो ज़्यादा ठीक नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए। और इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर ये रही कि प्रशांत भूषण ने दूसरी तरफ एक याचिका भी डाल दी है सुप्रीम कोर्ट के ही अंदर, जिसमें ये मांग की गई है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना का जो कानून है उसको असंवैधानिक घोषित किया जाए, क्योंकि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है, जो कि मौलिक अधिकार है। और भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ कुछ भी कानून बनता है तो वो असंवैधानिक कहा जाता है। लेकिन इसकी व्याख्या अपने तरीके से करते हुए दिखाई देते हैं प्रशांत भूषण, और ये जो याचिका लगाई गई है इसमें अरुण शौरी भी इनके साथ शामिल हैं। यानी कि इस याचिका को लगाकर ये सीधे तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि अगर आप हमारे खिलाफ ही अवमानना की कार्रवाई करोगे तो जिस कानून के तहत आप ये करोगे हम उसी कानून को अवैध या असंवैधानिक ठहरा देंगे। इस तरीके की केसेस ये पहले भी करते रहे और इसी बात को शांति भूषण ने इंगित किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे की बहुत चलती है, एक स्टिंग ऑपरेशन के तहत ये बात सामने आई थी और वो किसी भी जज को अपने पक्ष में फैसला कराने के लिए राजी कर सकता है। इस तरीके की बातें शांति भूषण ने कही थी और वही बातें अब सुप्रीम कोर्ट में जब दो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले चल रहे हैं प्रशांत के खिलाफ, तब प्रशांत भूषण की तरफ से ये जो याचिका लगाई गई है वो इसी बात का संकेत देती है कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला एक तरीके से वो डील करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ में कि मैं ये याचिका लगाता हूँ, अदरवाइज आप मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट का जो केस है उसको निरस्त कर दीजिए।
ये सीधे तौर पर एक उसी बात को साथ ही साथ दुष्यंत दवे ने जो इसमें उदाहरण दिए हैं उसमें ये कहा कि एक जज के फैसले के खिलाफ एक अंग्रेजी अखबार ने लिखा था, उसके बावजूद उसको कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट नहीं माना गया था। इसी तरीके के तमाम इन्होंने उदाहरण दिए हैं और ये कहने की कोशिश की है कि प्रशांत भूषण को किसी भी जज के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करने की छूट रहनी चाहिए। वो किसी भी पूर्व मुख्य न्यायाधीश को भ्रष्ट बताकर तमाम उन फैसलों पर सवाल उठा सकते हैं जो उन लोगों ने लिए थे। तो इस तरीके की बातें करने वाले प्रशांत भूषण खुद कितने ईमानदार हैं, इस बात का भी जांच होनी चाहिए। प्रशांत भूषण के पास कितना पैसा है, ये कहां से आता है, इनके जो एनजीओ हैं उनमें विदेशी फंडिंग कैसे आई और उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल के साथ इनके क्या रिश्ते रहे थे, उन रिश्तों के माध्यम से प्रशांत भूषण को कितना फायदा हुआ था और प्रशांत भूषण ने अरविंद केजरीवाल को बचाने का काम क्यों किया था। जैसा कि प्रशांत भूषण सीनियर वकील हैं और जन लोकपाल का जो कानून बनाने की मांग चल रही थी उसको लेकर भी इन्होंने ड्राफ्टिंग की थी और उसमें एक बात रखी थी मोरल टर्पिट्यूड। अगर मोरल टर्पिट्यूड को अपराध माना जाए, भ्रष्टाचार माना जाए, तो प्रशांत भूषण खुद मोरल टर्पिट्यूड करने वाले एक अपराधी साबित हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अरविंद केजरीवाल के तमाम जो घोटाले हुए थे उनको बचाने का काम किया था, उन पर पर्दा डालने का काम किया था और अरविंद केजरीवाल ने एक 25 करोड़ रुपए का एक चंदा घोटाला किया था जिसको लेकर अदालत तक बात पहुंची थी। उसमें भी प्रशांत भूषण ने जिस तरीके की क्लीन चिट देने का काम अरविंद केजरीवाल को किया था, उसके साथ साथ जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी द्वारा एक किसान को राजस्थान से बुलाकर पेड़ पर फांसी का नाटक करने के लिए उकसाने वाले केस में भी प्रशांत भूषण ने अरविंद केजरीवाल का बचाव किया था और उसके पक्ष में बयानबाजी की थी। तो सीधे तौर पर जो लोग दूसरों पर आरोप लगाते हैं वो भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी उन्हीं आरोपों से घिरे हुए हैं और यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को आगे बढ़ा रहा है। इसमें कार्रवाई आगे चलेगी, सुनवाइयां आगे चलेगी और आगे जाकर ही ये निश्चित होगा कि प्रशांत भूषण ने वास्तव में अवमानना के काम किए हैं या नहीं किए हैं, और अगर किए हैं तो निश्चित तौर पर प्राइमा फेसी ये सिद्ध हो जाने पर कि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की थी, तो उनके खिलाफ सजा भी बोली जाएगी। जय हिंद, जय भारत।